ओके, हम लोग एथिक्स का सेकंड लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट को या जो जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ओनर्स को, प्रमोटर ऑफ द कंपनी को, क्या मेन चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तो कुछ कठिन भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से और केस स्टडी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग टाटा की केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि तो टाटा ने ग्लोबली बहुत सारी कंपनियों का एक्विजिशन किया है, जिसमें कोरस, रेंज रोवर, जैगुआर और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हमें पता है कि इंडिया में टाटा एम्प्लॉई सेंट्रिक कंपनी मानी जाती है। टाटा ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंडिया में 8 आवर वर्किंग लेबर्स के लिए रूल इम्प्लीमेंट किया। पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था लेबर्स को, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, वेजेस कम दिए जाते थे। तो टाटा ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने 8 घंटे की वर्किंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। इसी ने मैटरनिटी लीव और इस तरह की दूसरे तरह की और अच्छी स्कीम्स को इस्तेमाल किया, स्टार्ट किया है। यूरोप में जब टाटा ने इन कंपनियों को एक्विजिशन किया तो वहाँ के एम्प्लॉय से कंप्लेन आई कि टाटा बहुत मेहनत कराता है और एक्सप्लॉइट करता है अपने एम्प्लॉय को, और हमसे ओवर टाइम कराता है, मेहनत बहुत कराता है, ऐसा कंप्लेन आया। तो हमें इंडियन सिटीजन्स को ये पता है कि हम लोग आपस में बात भी करते हैं कि अगर ये कहा जाता है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करे, और किसी को अगर जॉब करनी है तो वो टाटा में जाके जॉब करें, ठीक है। लेकिन यूरोप के लोगों को टाटा से प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम टाटा में है या क्या प्रॉब्लम है? क्या हो सकता है? ऐसा क्यों कि यहाँ पे हम लोग उसको मानते हैं कि वो बहुत एथिकल कंपनी है, बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, अपना एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है, वेलफेयर करती है, और यूरोप में उनके एम्प्लॉय कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया। कल्चर का डिफरेंस है। क्या कल्चर का डिफरेंस है? कल्चर का डिफरेंस ये है कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ कि यूरोप में, अमेरिका में, ज़्यादातर देशों में सोशल सेफ्टी या गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलती है जिसमें जब कोई इंडिविजुअल 60 साल को कंप्लीट करता है, उसके बाद की सारे खर्चे, उसका मेडिकल, उसका रहने का सारा खर्चा, रिटायरमेंट मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होता है। और अगर कोई हैजार्डस जॉब में है तो उसको 25-55 साल की एज में ही रिटायर कर देते हैं, और उसके बाद टिल डेथ, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसकी सारा खर्चा पानी, खाने पीने का प्रबंध, मेडिकल्स, उसके जो बीमारी, दवाइयाँ, ये सब गवर्नमेंट के देखभाल करती है। तो वहाँ पे सोशल सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू है। और क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम है। वैसे तो हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत हैं, ये दुनिया की 20% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में रहती है, तो इसलिए जो पैसा हम लोग कमाते हैं, जो नेशनल इनकम है, वो बहुत ज़्यादा लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाती है इंडिया की। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स $2000 आती है, और यूरोप में और अमेरिका में और सिंगापुर वगैरह में 65,000, 70,000, और लग्जमबर्ग वगैरह में $1,25,000 पर एनम का भी तक चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के पास स्कोप होता है कि वो अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऑफर कर पाए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, ये स्कोप नहीं है। यहाँ पे इवन हर साल बेरोजगारी की वजह से, भूखमरी की वजह से, न्यूट्रिशंस और कुपोषण की वजह से बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं अपनी जान दे देते हैं। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंडिया में सबसे हाई है, मतलब जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो ये सारी कमी होने की वजह से हम लोगों को टाटा जो फैसिलिटीज़ देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो हमें लगता है बेटर है, बाकी सब लोगों से बेटर है। लेकिन क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मिली हुई हैं, तो उनसे अगर थोड़ा बहुत काम कराती है टाटा, तो उनको ये लगता है कि हमें हैरेस कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यानी कि ये फ़र्क क्या है? प्रॉब्लम ना टाटा में है ना वहाँ के एम्प्लॉयज़ में है। प्रॉब्लम क्या है? कल्चर का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी की स्किल्स, ट्रेनिंग और उसकी सोचने समझने की क्षमता
थोड़ी डिफरेंट होती है। जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा था उनकी कैपेसिटी, स्किल्स, माइंडसेट थोड़ा डिफरेंस होता है, तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसमें काफ़ी सारे सीनियर लोग काम करते हैं, अब आप 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 45 ईयर्स के ऊपर के लोग काम करते हैं, और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, 18, 20, 25, 30 साल के लोग बहुत काम करते हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स वाली जो कंपनी है वो बहुत टेक सेवी होते हैं, वो लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो दूसरी कंपनी है वहाँ पे सारे लोग मैनुअल काम करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर जो यंगस्टर्स हैं वो किसी ऐसी कंपनी में जाएंगे जहाँ का कल्चर मैनुअल काम करने वाला है, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो वहाँ पे नॉर्म्स चल रहे होंगे, उसको वो कॉम्पेटिबल नहीं लगेंगे, उसको चैलेंज फेस करेगा, प्रॉब्लम फेस करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई कंपनी है जहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर्स लोग काम करते हैं और वो क्या करेगी कि एकदम से वो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर लेके आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाएगी, नए नए टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगी, तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ चैलेंजेस फेस करने लगेंगे। वहाँ पे जो नया नॉर्म्स या जो नया कोड ऑफ कंडक्ट आएगा उसको वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूरल एरिया में जब ऑनलाइन क्लासेस इंप्लीमेंट करी गई तो वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में नेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, वो लोग बहुत गरीब बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बहुत ही कम है, तो इवन उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, ना उनके पास टैबलेट है, ना उनके पास लैपटॉप है, ना स्मार्टफोन है, ना पीसी है, तो वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो जब यानी कि ये सारा का सारा कल्चरल चेंजेस, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, आपके लिविंग स्टैंडर्ड के फैक्टर्स, ये सब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि हमें अपना कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, कि मैनेजमेंट को जब भी कभी कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने हो तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप दुबई में चले गए, आपने एक ऑफिस खोला और वहाँ जाके आपने अपने एम्प्लॉयज़ का ड्रेस कोड लगा दिया कि सबको सूट पहन के आना है, वेस्टर्न ड्रेस में फॉलो करना है, तो मतलब सब हर एक जगह का अलग अलग है। जैसे अब हमारे यहाँ यूपी में धोती कुर्ता पहना जाता है, हाँ, और पंजाब में अलग तरह का ड्रेस है, वो सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, तो सबका अलग अलग कल्चर है। अब वो उनको अगर हम ये कह दें कि नहीं आपको ये सब नहीं करना है, आपको बिल्कुल सेम ड्रेस फॉलो करनी है, तो प्रॉब्लम आ सकती है, यस और नो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है, और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इस पर कुछ रिलैक्सेशन कर सकते हैं तो करती भी है। अगर उनको ग्लोबली काम करना है, उनको हर तरह के लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देनी है, तो हमें इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स फॉर प्रोफेशनल ग्रुप्स। कौन कौन से प्रोफेशनल ग्रुप? जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कोड फॉर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल के लिए क्या कोड है? मेडिकल काउंसिल के लिए क्या जो डॉक्टर्स होंगे जो वहाँ पे काम करते होंगे उनके लिए क्या होगा कि अपनी प्रोफेशन को फॉलो करना, आपका जो मरीज है उसका ध्यान रखना, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ठीक है। ये सब सारे के सारे मेन बेसिक चीज़ें होंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या रूल बनाए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो उनको क्या करना है कि जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें कि उनको अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट के बारे में किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। इसमें भी एक स्टडी ले लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपने कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो करते हैं तो क्या हो सकता है, इसकी एक स्टडी कर लेते हैं। आप लोग ने सत्यम का नाम सुना होगा, शायद किसी ने सुना है। सत्यम एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक थी एक समय, और उसके जो सीईओ फाउंडर थे उनका नाम था रामलिंगम राजू। तो रामलिंगम राजू ने एक और कंपनी बनाई थी, सत्यम के नाम को अगर मिरर इमेज ले लो तो मेटास, सत्यम को उल्टा लिख दो रिवर्स ऑर्डर में तो मेटास बन जाता है, तो मेटास इंफ्रा। तो मेटास इंफ्रा और सत्यम 2 कंपनियां चलाते थे और बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत सक्सेसफुली रन कर रही थी, बहुत अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत प्रॉफिट कमा के दे रही थी, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती थी, शेयर होल्डर्स को बहुत वेल्थ क्रिएट करके दे रही थी। लेकिन हो क्या रहा था, उसमें रियल टर्म में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था। रामलिंगम राजू
क्या करते थे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है उनका जो ऑडिट करती थी, उनकी बैलेंस शीट को जो ऑडिट करती थी फर्म, उसका नाम था प्राइस वाटरहाउस कूपर। आप लोगों ने नाम सुना होगा मोस्ट प्रोबब्ली। बहुत बड़ी फर्म है प्राइस वाटरहाउस कूपर, एक बहुत बड़ी सम्मानित फर्म है जो उनके बुक्स और अकाउंट का ऑडिट करती थी। तो वो क्या करते थे, उनको घूस वूस दे के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैनिपुलेट करके अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करा रहे थे। मतलब उसमें प्रॉफिट आ नहीं रहा था उतना ज़्यादा जितना वो प्रॉफिट दिखा रहे थे, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे थे उसमें। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों को लगता था अच्छा प्रॉफिट आया, तो जब प्रॉफिट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो प्रमोटर ऑफ कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, उनको और प्रॉफिट होएगा। तो इस तरह से वो स्कैम एक तरह का कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ स्कैम चल रहा था। जब इस स्कैम का खुलासा हुआ तो जो 600 रुपये का शेयर था सत्यम का, वो 6 रुपये का हो गया मार्केट में गिर के, 8 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 10 के नीचे चला गया बेसिकली, ठीक है, सेम डे। और लोगों की 99% वेल्थ इरोड हो गई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जो प्राइस वाटरहाउस कूपर था, उसने क्या किया, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया। उसमें देखिए अभी जो हमने स्लाइड देखी थी उसमें क्या लिखा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एटमोस्ट ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहिए, ऑनेस्टी देखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ों को फॉलो नहीं किया। वो कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने, वो उस कंपनी ने, वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हो गया और लाखों करोड़ों लोगों को भयानक नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत काम का पैसा डूब गया, जो उन्होंने किसी बेटी की शादी के लिए रखा होगा, घर बनाने के लिए रखा होगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रखा होगा, जो उन्होंने उस कंपनी में लगा के रखा था, वो सब डूब गया। तो बाद में फिर टेक महिंद्रा आई, गवर्नमेंट आई, जिन्होंने हेल्प करके किसी ना किसी तरह से उस कंपनी को रिवाइव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक आपको केस स्टडी के थ्रू समझ में आया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो क्या नुकसान हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं एथिकल इश्यूज में। तो इसी तरह से जैसे ये आस्काई है, एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं कि उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई कॉमर्शियल बन रहा है उसमें कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना हो, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की बुराई ना करे, कोई फेक एडवर्टीजमेंट ना दिखाया जाए। ये सब काम किसका है, आस्काई का। तो हर एक जितनी भी ये, अब जैसे इंजीनियर्स के कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, अनसेफ वेंचर ना करें, कॉन्फिडेंशियली को मेंटेन करें, जहाँ पे भी वो काम करते हैं उनके प्रोजेक्ट को आप किसी के साथ डिस्कस ना करें, ये सब सारी की सारी चीज़ें, ऑनेस्टी को फॉलो करें। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ग्रुप का, एसोसिएशन का एक अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो उनको वो फॉलो करना चाहिए। अब आता है एथिकल इश्यूज, जिसमें मेन 4 इश्यूज होते हैं। बिजनेस मैनेजर्स फेस एथिकल इश्यूज दैट वेरी बेस्ड ऑन द मार्केट एंड जोग्राफिकल रीजन्स। मार्केट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर, वहाँ की पॉलिटिक्स और जो भी और दूसरे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स बेस करते हैं, जिसकी वजह से एथिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल इश्यूज हो सकते हैं, डाइवर्सिटी का इशू हो सकता है, डिसीजन मेकिंग का इशू हो सकता है, कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट इशू हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक कंपनी को अपना एक ऑफिस खोलना है या अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है अफ़गानिस्तान में, तो अब वहाँ पे चैलेंजेस फेस करेगी वो। पहली चैलेंजेस क्या, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, कुछ हो रहा है वहाँ पे, लेकिन एकदम से कुछ लोग आए, उन्होंने वहाँ पे मारकाट मचा दी, सामान लूट लिया, कुछ कर दिया। सोमालिया बहुत अनस्टेबल कंट्री है। तो जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे कंपनियाँ इसीलिए अवॉइड करती हैं जाना। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, ये सारे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, वहाँ पे टेररिज्म है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, तो कंपनियाँ वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करती हैं। तो वहाँ पे बहुत ये वाले चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजर्स को डिपेंड करता है जो कौन सी ज्योग्राफी में वो काम कर रहा है, कौन से स्टेट में वो जाके काम कर रहा है, कहाँ पे वो। अब जैसे कि एक बार क्या था कि टाटा के कुछ बागान थे जहाँ पे टाटा टी का काम होता था, वहाँ पे नक्सलाइट ने पकड़ लिया उनके लोगों को,
और टाटा से बोलने लगे कि मुझे पैसा दो नहीं तो उनको मार देंगे, आपके एम्प्लॉयज़ को मार देंगे, ऐसा करके हुआ। एक बार आपने देखा होगा कि एक आपको जानकारी होगी कि मारुति के मानेसर प्लांट में वहाँ के जो वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी और उन्होंने अपने एचआर मैनेजर को पीट पीट के मार डाला। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कंपनियों को। तो उनको ये सब अगर उनको पता होगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन्होंने जानकारी कर रखी होगी, केस स्टडी बेस पढ़ाई कर रखी होगी, तो वो इन चैलेंजेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इस स्लाइड में ये बताया गया है कि आपको जो इशू मैनेजिंग इश्यूज़, अब हमें इश्यूज़ कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है। इश्यूज़ मैनेज करने के लिए जैसे मारुति ने क्या किया, वहाँ पे मारुति ने मानेसर प्लांट में जो प्रॉब्लम आई उसको कैसे फेस किया, उसको कैसे हैंडल किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत अच्छे ट्रेनर को हायर किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हायर किया, और उन्होंने भागवत गीता के बेस पे, हमें पता है कि एथिक्स का सोर्स क्या है, रिलीजियस बुक्स, और हमारे सनातन धर्म में गीता से अच्छा कोई और सोर्स नहीं हो सकता एथिक्स का, जो हमें बिल्कुल अच्छी गाइडेंस देती है। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यूएसपी ये है कि वो मैनेजमेंट को डे टू डे की आपकी एक्टिविटीज़ को भगवत गीता से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको भगवत गीता की हेल्प से कैसे मैनेजमेंट चलाना है, या भगवान कृष्ण ने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनकी हेल्प से आप कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये कौन बताता है, डॉक्टर बिंद्रा बताते हैं। तो उनको हायर किया, तो उन्होंने उस तरीके से जाके भगवत गीता की चीज़ें बता के श्लोक के माध्यम से उनको मैनेजमेंट का टीचिंग दी, स्किल सिखाई। उनको ये सिखाया कि आपको कैसे एथिकली बिहेव करना है, कैसे आपको अपनी चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को फेस करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो मैनेजमेंट के सामने रखने का क्या सही तरीका हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें उनको लर्निंग्स दी। और बाद में मारुति बहुत अच्छा काम करने लगी, और हमें पता है कि मारुति इस समय इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है, मार्केट साइज है उसका, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। एथिक्स हमें ये सिखाता है, अगर हमें एथिक्स पढ़ाई कर रखी है, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में एथिक्स इसलिए पढ़ाया जाता है, सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं जब आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं उसमें एथिक्स का बहुत हैवी वेटेज होता है, पहले नहीं था। अगर अभी आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको एथिक्स का पेपर सॉल्व करना होगा, उसमें वो बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें एथिक्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज़ आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी में एक ऐसा सिविल सर्वेंट चला गया जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, लेकिन वो करप्ट है, दूसरी तरफ एक ऐसा सिविल सर्वेंट चला गया जो शायद उतना बुद्धिमान नहीं है, उतना उसका आईक्यू बहुत हाई नहीं है, मतलब बढ़िया है, अच्छा है, गुड है, लेकिन वो एथिकल है, तो वो देश के लिए ज़्यादा बेहतर है। ध्यान से समझिएगा, कोई अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और वो करप्ट होगा तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा देश का, ठीक है। अगर कोई ऐसा आईएएस ऑफिसर है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो करप्ट हो गया तो वो देश का बहुत नुकसान कर देगा। लेकिन अगर एक ओके है, अच्छा है, बट वो एथिकल है, तो वो देश का बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एथिक्स पे बिजनेस में और सिविल सर्वेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, या हर जगह इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। और पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप में अब जितने भी कॉर्पोरेट में हायरिंग होती है वो ये टेस्ट कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं वो एथिकल है या नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट की पढ़ाई के पहले ही सेमेस्टर में एथिक्स आता है। तो हमें ये सीखना है कि जितने भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हमें कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है, मैनेज करना है, राइट। कुछ कोड ऑफ एथिक्स और लिखे हैं, फॉलोइंग आर द सम कोड ऑफ एथिक्स। टॉप मैनेजमेंट कुछ चीज़ें फॉलो करता है, कोड ऑफ एथिक्स बनाता है, कुछ कम्युनिटीज़ बनती हैं, कुछ आउटलाइंस बनाई जाती हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ लॉज मेंटेन किए जाते हैं। ये सब किस लिए किया जाता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, लॉ मेंटेन करना, कमेटी बनाना, और टॉप मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देना, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना। वो सब इसलिए किया जाता है कि जो काम अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो उस कंपनी की फ़िलॉसफी से मैच करे, और अगर कंपनी की फ़िलॉसफी एथिकल है और कंपनी आगे ग्रो करना चाहती है, तो अगर एम्प्लॉयज़ भी वैसे ही होंगे, उसी माइंडसेट के होंगे, एथिकल होंगे, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ आएगी। नेशनल डिफरेंसेस इन एथिक्स। अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अब एक आपको बहुत बढ़िया केस स्टडी मैं देने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया केस स्टडी देने जा रहा हूँ।
आपका मतलब बहुत बढ़िया केस स्टडी, ध्यान से समझिएगा। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में माता पिता भगवान के समान होते हैं, और इवन हम लोग तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं इंडिया में, वो तो गाय को भी माता मानते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। मतलब किसकी नहीं करते हैं मुझे ये नहीं पता, ठीक है। सभी को वो सम्मानित मानते हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति, नदी, पानी, सभी, सूरज चांद, सभी की हम लोग पूजा करते हैं, पत्थर की भी करते हैं। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जिसकी नहीं करते हो, ठीक है। और इवन जैसे वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, मतलब सिंह की, वाराह की, इस तरह भी हम लोगों ने कल्पना कर रखी है, मतलब सारे जानवरों को भी हमने सम्मानित बना रखा है। तो हमारे समाज में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने सुना होगा कि एक एस्किमो कर नाम की प्रजाति रहती है, इग्लू में रहते हैं बहुत ठंडी जगहों पे, साइबेरिया वगैरह में, अलास्का में, अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में एस्किमो लोग रहते हैं बहुत, वो फर के कपड़े पहनते हैं, इग्लू में रहते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, यस और नो। उनके यहाँ क्या है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ठंड होती है, निगेटिव टेम्परेचर होता है, वो चर्बी का दीपक जला के अपने इग्लू को गर्म करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे अगर कोई इंसान 50, 55, 60 साल पहुँच रहा होता है तो वो चाहते हैं कि ये तो मर जाए ये, ताकि अगर वो मरेगा तो हमारा जो छोटा बच्चा है वो सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं। जब एक मरेगा तब दूसरे को रिसोर्स मिलेंगे, जब उसका खाना कम होगा तब दूसरे को खाना मिलेगा, इतने कम रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे या तो वो खुद ही आदमी मान लेता है कि 50-55 के बाद मुझे मर जाना है, या फिर सोसाइटी उसको मार देती है, या खुद ही वो मर जाता है। तो अब आप समझिए कि माता पिता की हत्या या उनके बारे में ऐसा तिरस्कार करना कि ये मर जाएं, सोचना, ये तो हमारे यहाँ तो मतलब महापाप। तो गाय को भी, हाँ जी बेटा, जरूरी नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, वो तो वहीं पैदा हुए हैं भाई। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमसे कोई कहे कि ऐसा तुम यहाँ से तुरंत गायब हो जाओ कल से, हो पाएगा ऐसा? हमें तो हमारे लिए तो यही दुनिया है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो पिग है, ठीक है, वो कीचड़ में रहता है, गटर में रहता है, उसको तुम ला के मखमल के गद्दे पे लिटा दो, वो फिर भाग के कीचड़ में घुस जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसकी दुनिया वही है। तो जो जहाँ रहता है उसी के लिए उसकी वो दुनिया, वो वहाँ से कटना नहीं चाहता, वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता है। जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो कितने लोगों ने कहा कि हम छोड़ के अपनी भूमि को नहीं जाएंगे। द्वीप है जहाँ पे वो आदिवासी रहते हैं, उनको हजारों साल पुरानी सभ्यता का ही फॉलो कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक ईसाई मिशनरी को मार दिया था तीरों से, स्टोरी सुनी थी ऐसी आपने? तो अब उनको हम लोग निकाल के मुंबई में ले आए। हम उनको निकाल के मुंबई दिल्ली में ला के फ्लैट में रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? गवर्नमेंट के पास पैसा है तो ऐसा करेगी, या करना चाहिए ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, क्योंकि उनकी दुनिया वही है, वो नहीं आना चाहेंगे ना, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए वो वहाँ के हिसाब से वो एथिकल है, लेकिन हमारे हिसाब से वो अनएथिकल है। बात आपको समझ में आई? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत प्रकांड पंडित है और वो बहुत सात्विक विचारधारा का है, और उससे कहा तुम ऐसा है मांस खा लो, नॉनवेज खा लो, वो एकदम बौखला जाएगा, भूखे मर जाएगा, खाएगा नहीं, चाहे जान चली जाए उसकी। लेकिन जो ऐसी जगह रह रहा है, अब जैसे इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम धर्म चला था सेंट्रल एशिया में, वहाँ रेगिस्तान था, वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी। तो जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो वहाँ जिंदा रहने के लिए आपको खाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे वो अनएथिकल नहीं है। लेकिन हम लोग रहते हैं उत्तर भारत में, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में अनाज, फल, फूड, सब्जियाँ सब मिलती हैं, तो अगर आप नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई अंटार्कटिका में रह रहा है, कोई साइबेरिया में रह रहा है, कोई डिजर्ट में रह रहा है, तो वो नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा ना, तो उसके लिए वो अनएथिकल नहीं है। तो डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारा एटीट्यूड। ये देखिए, कल्चर के ऊपर एथिकल या नॉन एथिकल चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं? कल्चर पे, एटीट्यूड पे, रिलीजियस बिलीफ पे। किसी के हिसाब से जो बलि देना अच्छा हो सकता है, किसी के हिसाब से बहुत ख़राब हो सकता है। हमारी एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट का क्या नेचर है, ठीक है। अब जैसे कि कई सारे देश हैं, जैसे अफगानिस्तान है, वहाँ पे तालिबान ने शरिया का कानून लगा रखा है। उन्होंने क्या किया, बुद्ध की मूर्तियाँ थी उसको टैंक से उड़ा दिया, तो दूसरे रिलीजन को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
तोड़ दिया, या किसी एक समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय की कोई धार्मिक चीज़ों को क्षति पहुंचा देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, या मुगल्स ने बहुत सारे हमारे यहाँ के डिमोलिश कर दिए, सारे मंदिरों को डिमोलिश करके वहाँ पे मस्जिद बना दी। तो ये एक्चुअली उनके हिसाब से अनएथिकल नहीं होगा शायद। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजियस बिलीफ ये है कि आपको अपनी कम्युनिटी को स्प्रेड करना है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से कल्चर, एटीट्यूड, एजुकेशन, बैकग्राउंड, किस कंट्री में रह रखे हैं। तो अब वो उन्होंने वहाँ पे शरिया का कानून लगा रखा है तो उनके हिसाब से वो एथिकल है, और हमें या जो बाकी वर्ल्ड कम्युनिटी देख रही है वो उसको अनएथिकल लग रहा है कि औरतों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चौराहे पे खड़े करके गोली मार देते हैं। ये हमें अनएथिकल लग रहा है, लेकिन उनके हिसाब से वो एथिकल होगा क्योंकि उनका रिलीजियस बिलीफ ही ऐसा है। यस और नो? ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी क्लास स्टॉप करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।